तो वोट मिलेगा, नहीं पढ़े तो फैसला कोर्ट में होगा। पढ़ी लिखी सरकार के लिए सियासत सशर्त होगी, पढ़ाई की शर्त पर कोहरा। नमस्कार, स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं मनोज श्रीवास्तव। पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता अरुणा रॉय को राहत देने से इनकार किया। साथ ही कहा कि पहले वो हाईकोर्ट जाए। तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से 12 जनवरी तक जवाब मांगा है। और इस बीच गांव की सियासत अक्षरों के बीच उलझी है। और सवाल है कि अगर गांव ही साक्षर नहीं है तो प्रतिनिधि पढ़े लिखे कहां से आएंगे। आज बात इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट। इसको जानबूझकर राजनीतिक प्रतिशोध और मैलाफिडे भावना से 24 दिसंबर को, जब सब न्यायालय, उच्चतम भी और उच्च न्यायालय राजस्थान के बंद थे, तब लाया गया। अचानक लाया गया, चुनाव के कुछ दिनों पहले लाया गया। हम विश्वास रखते हैं कि उच्च न्यायालय इसमें इंटरफेयर करेगा, हस्तक्षेप करेगा। उन सूबों में भी ऐसा कानून नहीं बनाया गया जहां की ज्यादातर जनता साक्षर है। अगर इस अध्यादेश को लाना ही था तो बहस क्यों नहीं हुई? कांग्रेस के कई सवाल और सवाल हैं तो जवाब भी है, लेकिन बीजेपी के लहजे में। और मैंने ये जो क्वालिफिकेशन की ना, उससे कांग्रेस की आधी मौत तो वैसी हो गई, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर ये अंगूठा छाप ही बनाना और रखने का प्रयास किया। गांव की राजनीति और राजगद्दी के लिए 50% विरोधियों का सफाया, विधानसभा और लोकसभा से भी बड़ी रणनीति। और ये दावा है कि उनके इस फैसले के आगे उनके विरोधी कहीं नहीं टिकने वाले हैं। पंचायत राज संस्थाओं में निश्चित रूप से शैक्षणिक योग्यता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों का ये कांग्रेस वाले तर्क देते हैं कि विधायक और सांसद जब किसी भी पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है, तो निश्चित रूप से मैं इस बात को नकारते हुए ये कहना चाहूंगा कि शैक्षणिक योग्यता भले ही सबके लिए हो, लेकिन पंचायत राज संस्थाओं में यदि सरपंच, जिसपे चेक पावर होते हैं, करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं, और जो पढ़ी लिखी नहीं होती, तो उसका दुरुपयोग पंचायत राज संस्थाओं में अधिकारी गणों के द्वारा किया जाता है। गांव की सियासत पर कब्जा करना एक मकसद, और मकसद में सियासत और सियासी फेर के बीच कोर्ट कचहरी का चक्कर। लेकिन एक पार्टी से दो दावा, एक विरोधियों के खात्मे की बात कर रहे हैं तो दूसरा गांव की सियासत में क्रांति पर कायम है। लेकिन इस क्रांति की चुनौती को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। इन सब के बीच गांव की सियासत अक्षरों के ज्ञान के बीच उलझी है। और सवाल है कि अगर फोटो पहचान कर वोट देने का अधिकार है तो लड़ने का क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। तो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ, हाई कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ है और अभी भी पढ़ाई की शर्त पर कोहराम मचा हुआ है। आखिर अब सवाल यह भी है कि पंचायत चुनाव क्या वाकई अपने नियत समय के अनुसार हो पाएंगे, या आने वाले फैसले पर भी ये देखना होगा कि शायद हो सकता है कुछ हेरफेर करनी पड़ जाए निर्वाचन आयोग को। ये आगे की बात है, लेकिन आखिर पढ़ाई की शर्त पर कोहराम क्यों, इस मसले पर हम बहस में आगे बढ़ेंगे। और आज पैनल में हमारे साथ खास लोग जुड़ रहे हैं, उनके बारे में आपको हम बताते चले। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री लगातार बने रहेंगे इस डिबेट में। हमारे साथ अर्चना शर्मा होंगे, आप नेता कांग्रेस हैं। अमीन पठान होंगे, आप नेता बीजेपी हैं। और हमारे साथ ए के जैन होंगे, आप हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। बहुत स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। अमिताभ जी के पास मैं सबसे पहले जाऊंगा। अमिताभ जी, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, आज की सुनवाई जो हुई उसको खारिज किया गया। हाईकोर्ट का हस्तक्षेप, उसके बाद 12 तारीख का समय जो मांगा गया जवाब के लिए। हम जो ये शैक्षणिक योग्यता का पैमाना रख दिया गया है इस पंचायत चुनाव के लिए, दो कोर्ट्स के बेंच से जो ये सुनवाई हुई है, हम किस ओर जाता हुआ देख सकते हैं इस पंचायत चुनाव को? देखिए, अदालत क्या निर्णय देगी ये तो अदालत का विशेषाधिकार है, उस पर तो मैं कोई भविष्यवाणी करना उचित नहीं समझता। लेकिन कुछ चीजें बड़ी साफ है। अमीन पठान जी के लिए बताऊं कि जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में ये मसला आया था। केवल राजस्थान के गांव को ध्यान में रख के नहीं, पूरे हिंदुस्तान को ध्यान में रख के ये मसला आया था। और कुछ सदस्यों ने, जिसमें फ्रैंक एंथोनी जैसे कुछ सदस्य थे, उन लोगों ने यह मसला उठाया अंबेडकर साहब, पटेल और पंडित जी के साथ कि भाई एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रख दीजिए एमएलए एमपी के लिए। संविधान सभा के बहुमत ने उसको नकार दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये स्थिति तब रखिएगा जब पूरा हिंदुस्तान साक्षर हो जाए।
लक्ष्मण रेखा खींच दीजिएगा कि 10वीं पास हो, 5वीं पास हो, बीए हो, एमए हो, एलएलबी हो, चाहे जो रख दीजिए, लेकिन पहले सब उस घाट पर पहुंच तो जाए। क्या आपकी सरकार ये कह सकती है कि पूरा राजस्थान साक्षर कर दिया? पूरा राजस्थान 10वीं तक तो न्यूनतम पढ़ा है। आप अभी ये बता दीजिए, मैं कांग्रेस के तमाम तर्कों के विरुद्ध खड़े होकर आपके पक्ष में खड़ा होकर ताली बजाऊंगा। आप ये मुझे इत्मीनान दिला दीजिए प्रामाणिकता के साथ कि राजस्थान में स्त्री पुरुष कोई ऐसा नहीं बचा जो 10वीं पास नहीं हो, तब ये शर्त वाजिब है। और अगर ऐसा नहीं है तब ये समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है, जिसके लिए संविधान व्यवस्था देता है। केरला ये काम बहुत पहले कर सकता था, आपको पता होना चाहिए। केरला ने ये काम नहीं किया। 62% साक्षरता है, कोई अंगूठा नहीं लगाता। यह बड़ा सवाल है। आपने समानता के सिद्धांत का उल्लंघन कर दिया। आपने सत्ता को, ग्राम सत्ता को उन कुछ लोगों के बीच तक महदूद करने की कोशिश कर दी जो पढ़े लिखे हैं। अब सवाल है, जो नहीं पढ़े हैं वो लोग राजस्थान के नागरिक नहीं, या वो दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, दोयम दर्जे के नागरिक हैं क्या? उनका भी हक उतना ही है इस चुनाव में भागीदारी को लेके जितना पढ़े लिखे का है। इसलिए मैं समझता हूं दो बातें, एक भारत ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया संविधान सभा में भी, और दूसरी बात संविधान जो समानता का सिद्धांत देता है उसका भी ये उल्लंघन है। ये समाज के एक बड़े वर्ग को डिप्राइव करने की कोशिश है, इस अवसर से अलग करने की कोशिश है। मुझे लगता है इस दृष्टि से इसको देखा जाना चाहिए। ठीक है, मैं एक जैन साहब के पास एक बार चलता हूं इस सवाल को लेकर और इस मसले को लेकर। जैन साहब, क्या जिस फैसले पर बहस हो रही है लगातार, उस फैसले को हम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत देख सकते हैं? कानूनी प्रक्रियाएं भी हैं, पेचीदगियां भी होंगी। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि कितना सुगम रास्ता नजर आता है, या ये वाकई सिरे से खारिज किया जा सकता है? देखिए, जो जैसे अभी अग्निहोत्री जी ने कहा कि कानून क्या फैसला करेगा, ये तो बात की बात है, पर एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि आज जो हमारे कांग्रेसी साथी, भारतीय जनता पार्टी के साथी खुश हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लौटा दिया, इनकार कर दिया। सबसे पहले ये नौरती देवी जो सरपंच है उनकी याचिका, और साथ में अन्ना राय और अदर एनजीओ की याचिका ने छुट्टियों में राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से परमिशन मांगी थी कि इसकी सुनवाई राजस्थान उच्च न्यायालय में स्पेशल बेंच बनाकर की जाए, जो कि उन्हें नहीं मिली। तब उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में परमिशन मांगी थी और सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उसको लिस्ट करने का आदेश दिया था। आज जब सुनवाई आरंभ हुई तो उसी समय जो गवर्नमेंट के एडवोकेट थे उन्होंने ये कह दिया कि इसी मामले में आज नीचे राजस्थान हाईकोर्ट में भी, जयपुर बेंच में और जोधपुर बेंच में दोनों जगह सुनवाई चल रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप उच्च न्यायालय में जाके सुनवा के आइए, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में आइए। इसलिए यह कहना कि सर्वोच्च न्यायालय ने कोई मोहर लगा दी हो इस फैसले पर, यह बिल्कुल पूर्णतः गलत है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह, सब चाहते हैं कि हमारे प्रतिनिधि अच्छे हों, हमारे प्रतिनिधि पर आपराधिक मुकदमे नहीं हो, हमारे प्रतिनिधि पढ़े लिखे हो, पर एक अजीब सी बात कर दी है। ऐसी स्थिति हुई है जैसे कलेक्टर के लिए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 5वीं पास रख दी हो और पटवारी वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए आपके लिए। आखिर ये विसंगति का जवाब। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि ऐसी ऑर्डिनेंस लाने की जो पावर्स है वो इमरजेंसी की पावर्स है। जब सदन नहीं चल रहे और सरकार के पास ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई हो कि कानून बनाने के लिए अध्यादेश लाया जाए, तब अध्यादेश लाया जाता। अचानक चुनाव की कुछ दिन पहले, जबकि न्यायालय बंद होने जा रहे हो, एकदम आप अध्यादेश ला देते हैं, तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में 92 में राजीव गांधी की सरकार ने अमेंडमेंट किए थे और पंचायत राज को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बना दिया है, जहां यह तय कर दिया गया कि हर 5 साल में पंचायत के चुनाव होने आवश्यक है। इसलिए पंचायत चुनाव अचानक नहीं हुए, 5 साल से तय था कि पंचायत के चुनाव होने थे, और साल भर से राजस्थान में सरकार थी। अगर ये वास्तव में सुधार लाना चाहते थे तो असेंबली के समय क्यों नहीं लेकर? ठीक है जैन साहब, अच्छी बात आपने कही। सर अमीन पठान जी, आपके लिए केवल एक ही सवाल पुरुषों में, आपकी मंशा गड़बड़ लग रही इसके पीछे। ये मैं नहीं कह रहा, गुलाब जी को जब मैंने सुना तो वो बुजुर्ग आदमी है, कई बार सही बोल जाते हैं, हालांकि बोलना नहीं चाहिए पार्टी के नाते, लेकिन बोल गए। उन्होंने कहा भाई मैंने ऐसा दांव चल दिया, 50% कांग्रेसी का निपटारा हो गया। क्या निपटारे के लिए अध्यादेश लाया गया है?
या राजस्थान की बिना एक से पहले सवाल तो सुन लो मालिक, कि क्रिकेट एसोसिएशन थोड़ी ना है कि गेंद बल्ला खेलने लगे अपन। ये तो राजनीति का पीछे है बाबू। मेरा निवेदन सिर्फ ये है, ये राजस्थान को सामाजिक शैक्षणिक तौर पर उठाने की नियत का फैसला है या निपटाने और निपटने का खेल खेल रहे हो? अगर निपटाने निपटने का जैसा गुलाब, या तो मैं मानूं आपकी बात सही या गुलाब चंद कटारिया की बात सही, दोनों की बात तो नहीं सही हो सकती। पठान साहब आवाज चली गई। पठान साहब आवाज चली जाए तो भी उतरे बहुत है। आपकी बात सही या गुलाब कटारिया जी की बात सही, इतना बता दो बस। देखिए, गुलाब जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है जी। उन्होंने क्या कहा मुझे पता नहीं है। रुको भैया, रुको। नहीं, मेरे शो में अन्याय नहीं होता। मैं संविधान से बंधा हूं, समानता के व्यवहार का पालन करता हूं। भाई दोबारा से सुनवाओ गुलाब चंद कटारिया की बाइक के आधे कांग्रेसी निपटा दिए मैंने, फिर से सुनो, 3 दफे सुनो। भागने की जरूरत कहां है? कुछ ही पल में हम वो प्रतिक्रिया आपको सुना रहे हैं, ठीक है ना। जब जरूर मन भर जाए और जब सुन लो अपने कान से, मेरा कहा मत मानो, बुद्ध ने कहा मेरा कहा मत मानो, अपने विवेक से परखो। वैसे आपसे कह रहा हूं। अर्चना शर्मा जी, ये निपटाने की कोशिश है? देखिए अमिताभ जी, जब स्पष्ट ही हो जाए, गृह मंत्री जैसी शख्सियत ये वक्तव्य मीडिया में दे दे कि सब हमारी ये साजिश थी निपटाने की, तो समझ लेना चाहिए कि उनकी ये साजिश ही है। और जिस नीति के तहत ये लेकर आए, वकील साहब ने तो सब स्पष्ट कर दिया, और हम तो काफी समय से, जब से अध्यादेश आया तब से बता रहे हैं, और हमने जिस प्रकार से जनता के बीच में बात रखी और जैसा आक्रोश जनता में नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में हुआ, उसी के कारण तो सब सुप्रीम कोर्ट की में गुहार लगाने गए और उच्च न्यायालय तक पहुंचे। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने नहीं कहा, आज उनके प्रवक्ता ने भी एक बड़ा अजीब सा वक्तव्य दिया। वो ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट पिटीशन को खारिज ही कर दिया, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास तो विधिक राय देने वाले सक्षम लोग ही नहीं रहे। ये विधिक राय लेकर के भी आ चुकी है, वो समझ नहीं पाए होंगे प्रवक्ता आजकल। नहीं, लेकिन अमिताभ जी, ये कोई विधिक राय लेने का मुद्दा नहीं था। ये उस जनता के उस राजनीतिक अधिकार, जिसमें कि चुनाव में पार्टिसिपेट करने का उनको संविधान प्रदत्त अधिकार है, उसको सुनिश्चित करवाने की कवायद कांग्रेस ने चलाई, और उस कवायद में अन्य पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग थी, सब सहमत थे, सब शुभ थे, और सबने ये मांग की कि क्यों नहीं एक मंच पे आकर के हम इंटरवीनर की तरह सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी है उसमें पार्टिसिपेट करें, एप्लीकेंट बन करके। और ये सहमति इसलिए नहीं बनी कि हमें कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना था, हमें सिर्फ उस पंचायत राज संस्था की उस मूल अवधारणा को सुरक्षित करना था, संरक्षित करना था, जिसको ध्वस्त करने पर आमदा भारतीय जनता पार्टी है। अरे ठीक है अध्यादेश जी। अमीन पठान, प्रक्रिया भी आगे मित्र, लेकिन एक सवाल और पूछ लूं, उस प्रक्रिया को सुनो, फिर मेरे सवाल को भी ध्यान रखिएगा। अगर किसी गांव में एक भी आदमी 10वीं पास नहीं है, तो उस गांव में चुनाव क्या मानसरोवर और सेक्रेटरिएट से लोग जाएंगे लड़ने? जयपुर से सुनिए गुलाब जी क्या कह रहे, सुनिए। और मैंने ये जो क्वालिफिकेशन की ना, उससे कांग्रेस की आधी मौत तो वैसी हो गई, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर ये अंगूठा छाप ही बनाना और रखने का प्रयास किया। और मैंने ये जो क्वालिफिकेशन की ना, उससे कांग्रेस की आधी मौत तो वैसी हो गई, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर ये अंगूठा छाप ही बनाना और रखने का प्रयास किया। पठान साहब सुन लिया, मैंने ये जो, मैं फिर से रिपीट कर दूं, उनके शब्द बिल्कुल मेरी स्मृति में आ गए। गुलाब जी कह रहे हैं, मैंने ये जो मुस्कुरा के मैंने जो क्वालिफिकेशन का किया है ना, कांग्रेस की आधी मौत हो गई। ये कांग्रेस को जिंदा मारने का खेल खेल रहे हो क्या संविधान के साथ? देखिए, ये मारने का और जिंदा रखने का खेल नहीं है अमिताभ सर। नहीं तो वो क्या कर रहे हैं? जो सरकार ने जो निर्णय किया, साहसिक निर्णय है, ऐतिहासिक निर्णय है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के टाइम भी तत्कालीन पंचायती राज मंत्री भरत सिंह जी ने भी ये बात कही थी कि राजस्थान के अंदर पंचायतों को मिनिमम क्वालिफिकेशन का एक वो रख देना चाहिए, लेकिन उसको लागू करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी साहस नहीं कर पाए। ये बहुत गहलोत जी नहीं, बस सोनिया गांधी भी ऐसा बोलती तो भी मैं आलोचना करता। भरत जी और लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी क्या लाए? कोई करे, गहलोत करे, इस व्यवस्था को कभी ना कभी तो चेंज करना पड़ेगा ना। जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को कब रोका जाएगा? मैं बताऊंगा। एक सीन अर्चना शर्मा, एक सीन इनकी बात आ जाए। पठान साहब हाँ बताइए जी। जो पंचायतों के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या करें? लगातार नरेगा के अंदर और कई बड़े बड़े मामले हुए उसके अंदर, उसको कभी ना कभी तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। देश के युवाओं को, ग्रामीण जो युवा है उनको लोकतंत्र से कभी ना कभी तो जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे युवा जब राजनीति के अंदर आएंगे
तभी देश के लोकतंत्र पठान और साहब, मजबूत ये होगा। ठीक है, ये कथा भागवत ये ठीक है, भ्रष्टाचार पठान भी साहब, कम होगा। ये कथा भागवत जी। ठीक है दोस्त। एक सवाल पूछ लूं, आप जी। इतना चिंतित हो गए राजस्थान में देश को ऊपर ले जाने के लिए, मुझे आश्चर्य हो रहा है, और वो भी इतनी ठंड के मौसम में इतना चिंता ठीक नहीं, बीपी बढ़ता है। मुझे आज तक इस मामले में चिंता नहीं दिखाई दी आप लोगों की कि हिंदुस्तान में अमिताभ अग्निहोत्री गलत मुकदमे, वकील साहब बैठे हैं, अमिताभ अग्निहोत्री गलत मुकदमे में जेल चले जाएं, ठीक, मैं वोट डालने नहीं आ सकता, मुझे इस मामले पर अदालत नहीं छोड़ेगी कि मैं वोट डाला हूं, वो कहेंगे नहीं अंदर रहो, तुम जेल में हो, लेकिन मैं चुनाव लड़ सकता हूं, ठीक। आप बता रहे हो भ्रष्टाचार, चोर, उचक्का, दलाल, गिरहकट, जेबकट, बलात्कारी, वेश्यावृत्ति वाले, अवैध शराब बेचने वाले, जुआ सट्टा चलवाने वाले विधायक हो गए, सांसद हो गए, उनको रोकने के लिए आपके दिल में कभी ऐसी उमंग नहीं उठी? आप ये गांव में बता नहीं गए हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है? हिंदुस्तान में गांव का आदमी 100% ईमानदार है। जितने लोगों ने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए, मुझे बताइए कोई गांव वाला है? इस देश के जितने बड़े भ्रष्टाचार, मैं मुंदड़ा कांड से शुरू करूंगा 1952 से, जवाहरलाल जी के समय से, और आज तक का बता दूंगा जब मोदी, ललित मोदी यहां थे, तब क्या करिएगा? कोई गांव का था? अमीन पठान कोई गांव का था उनमें? कोई लंदन से था, कोई जापान से था, कोई हांगकांग से आता था, कोई जहाज पे आता था, कोई चार्टर्ड पे आता था, कोई पानी की जहाज में आता था, कोई बैलगाड़ी वाला कर गया क्या भ्रष्टाचार? आज बात कर रहे हैं आप लोग। एक आदमी बता दीजिए गांव वाले ने भ्रष्टाचार किया उस देश में? सारे भ्रष्टाचार उन लोगों ने किए जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए। मैं उदाहरण गिना दूंगा, बहस करेंगे तो। पठान साहब, इसलिए यह बात गले नहीं उतरती मित्र जी। वकील साहब, मैं वोट नहीं डाल सकता अगर जेल में हूं, चुनाव लड़ सकता हूं, उस विसंगति को दूर करने के लिए कभी नहीं दिल में हुक उठी। बिल्कुल सही बात है सर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में एक बहुत बड़ा डिलेमा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको पॉइंट आउट किया था कि एक अजीब सी स्थिति है कि आदमी जेल में है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, परंतु उसको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में। जब उसको सजा हो जाए, और वो सजा भी अगर उसने अपील कर दी, अपील डिसाइड नहीं हो, अब अमेंडमेंट किया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, पर पुराने मामले तब तक वो नियमित रूप से मंत्री रह सकता है, प्रधानमंत्री रह सकता है, बड़े बड़े पदों पर रह सकता है। सारे के सारे बड़े भ्रष्टाचार, जितना आपने बताया हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार पढ़े लिखे आदमियों ने किए, आज आपने 80% राजस्थान की जनता को दूर कर दिया है पंचायत राज के इस गलती की वजह से, इस एक निर्णय की वजह से। और बड़ी बेशर्मी के साथ जब कोई इतना पंचायत राज मंत्री, जब गृह मंत्री वो ये कहता है कि मैंने ये खेल किया, तो क्या पंचायत राज संस्था आर्टिकल 40 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए बनाई गई थी कि ग्राम के लोग सशक्त हो, या इसलिए बनाई गई थी कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी अपना राजनीतिक लाभ ले सके? आखिर ये पंचायत राज के साथ मुद्दा नहीं है? अर्चना जी, मुझे थोड़ा अपडेट करिए, ग्रामीण राजस्थान में साक्षरता की दर क्या है? अमिताभ जी, पूरे भारत से तो राजस्थान की वैसे ही साक्षरता दर कम है, और ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए तो एससी और महिलाओं में तो मुझे लगता है कि 25% से भी कम है। तो साजिश ही है उस आबादी को वंचित करने के लिए। और कई जगह तो जाएंगे तो पता चलेगा गांव का गांव ही निरक्षर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इन्होंने तो निरक्षर जो है या अशिक्षित जो है उनको तो उपमा से नवाज दिया कि वो भ्रष्टाचारी है। यदि इनके मन में मंशा ही थी कि इस भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना है ग्रामीण इकाइयों से, तो अमेंडमेंट उस चीज में करना चाहिए था जहां साइनिंग अथॉरिटी पंच सरपंच को दे रखी थी, उसकी जगह अकाउंटेबल बना देते बीडीओस को या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को। वो करने की जगह इन पर ठीकरा फोड़ने का काम किया। और हतप्रभ करने वाली बात यह नहीं कि कटारिया जी ने क्या कहा, इसका निहितार्थ भी समझ लीजिए। जब इसको कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने मुद्दा बनाया, सब जगह आक्रोश व्याप्त हुआ, तो वसुंधरा जी जिनकी ये कवायद है उनको बचाने के लिए फोर फ्रंट पे कटारिया जी आते हैं और कहते हैं ये मेरा कंसेप्ट है। ये वही कटारिया जी जिनको निकाय चुनाव में तो आगे कर दिया, लेकिन जब जीत गए तो श्रेय लेने के लिए वसुंधरा जी का नाम लिया। तो मुझे लगता है ठीकरा भी इनके माथे फूट जाए यदि बाउंस बैक करता है इनका ये मुद्दा। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि बिना सोचे नौकरशाही के मंतव्य को ये आत्मसात करते हैं
और आत्मसात भी ऐसे करते हैं जिससे कि इनकी निरंकुशता है जो वो झलक जाए। हम ये नहीं कहते, हम शिक्षा के खिलाफ नहीं है, हम तो स्वयं कहते हैं कि शिक्षित होना चाहिए जनप्रतिनिधि, लेकिन आपकी मंशा क्या, आप अध्यादेश लेकर के आते हैं, उस समय लेकर आते हैं कि जब जी पठान साहब, मैं मान भी लूं अशोक जी की बात, सचिन पायलट की बात, अर्चना शर्मा की बात, ये लोग आपके पॉलिटिकल अपोनेंट है। अरुणा राय को तो चुनाव लड़ना नहीं, ना भाजपा से ना कांग्रेस से। अरुणा राय क्यों खिलाफ? मैं 1 मिनट रोक दूं सर। साक्षरता की जो डेफिनेशन राजस्थान में है जी, वो ये है कि आदमी अपने दस्तखत करना जानता हूं। मैं इसको और क्लैरिफाई कर दूं, पठान साहब से पूछ ले तो पठान साहब सरकार में इनको आंकड़े जल्दी मिलेंगे, विपक्ष वाले को तो आजकल बाबू देते भी नहीं मांगने से भी जानकारी। पठान साहब, ग्रामीण राजस्थान में कितने प्रतिशत लोग 10वां या 10वीं पास से ऊपर पढ़ाई वाले हैं ग्रामीण राजस्थान में? मुझे बताइए। पूरे ऑल ओवर राजस्थान में तो 67%। अरे मालिक, आप कैसे बात कर रहे हो? गांधीनगर, अरे भाई मेरी बात सुन लो। ग्रामीण के अंदर आंकड़े नहीं है, लेकिन जहां चुनाव हो रहा है वहां की बात करो मित्र, जिस गांव जाना नहीं वहां का पता क्यों पूछे? मैं अमिताभ सर ग्रामीण की बता रहा हूं, 25% से ज्यादा है, तो 75% किसको रोएंगे? 75% बाहर कर दिया आपने। नहीं, कौन सा लोकतंत्र है भाई? देश को आजाद हुए 67 साल होने के बावजूद 167 साल हो जाए भी लोगों को नहीं, 167 साल हो जाए तो भी कोई ना कोई कठोर और शासन निर्णय तो करना पड़ेगा। अमीन पठान जी, मेरा निवेदन सुन लीजिए। अर्चना जी 1 मिनट, 167 साल हो जाए तो भी ये स्वीकार नहीं मुझे। 167 साल हो जाए, 1067 साल हो जाए, ये राजनेताओं के माथे पर कलंक है कि देश को साक्षर नहीं कर पाए आप 68 साल में, और आप अपना कलंक दूसरों के सर पर थोप रहे हैं सब लोग। ये कांग्रेस और भाजपा का कलंक है कि 68 साल में हिंदुस्तान का हर आदमी 10वीं पास क्यों नहीं हो गया? ये अमिताभ अग्निहोत्री और एक एजेंट का गुनाह है क्या? अपना गुनाह, और आप आदमी को डिप्राइव कर रहे हैं चुनाव लड़ने से। कल मुझे बताइए, कल आप जैसा कोई दूसरा आ जाएगा सरकार में, उसके मन में चेतना जागेगी, वो कह देगा भाई सारे दलितों को चुनाव लड़ने से वंचित कर दो, अब आप थोड़ा सा चेहरा बदलना है। कहां जाएंगे गरीब लोग? इस सदन में नहीं आए, गोरी चमड़ी वाले लोग आए, पढ़े लिखे, जो अंग्रेजी जो बोलते हो, अंग्रेजी में बाबू लिखे, अंग्रेजी में विधायक जी समझे, और गुपचुप 2G 3G करके निकल लो सब लोग, गरीब जान भी ना पाए। ये चाहते हैं। अर्चना जी कुछ कह रही थी आप। अमिताभ जी, मुझे तो इनकी मंशा समझ में नहीं आ रही। HRD मिनिस्टर तो 12वीं पास है, जिनको शिक्षा के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। वहां तो शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है, केंद्र के स्तर पर उनको बिठा रखा है। अगर आपको ये रिफॉर्म्स ही करने थे तो ऊपर से नीचे करते, मैसेज देते। यहाँ पर जो 2 बच्चों की बाध्यता है स्थानीय निकाय और पंचायत राज चुनाव में, वो भी सिर्फ उन्हीं प्रतिनिधियों के लिए जिनका दुरुपयोग संविधान के उन प्रावधानों के तहत करते हैं, जिसमें कि सिर्फ इसलिए कि आपातकालीन स्थिति हो, जिनका सदुपयोग किया जा सकते, उसमें करना चाहिए, तो उसका दुरुपयोग इन्होंने कर लिया। 243A, मैं वकील साहब से इस शो से पहले यही चर्चा कर रही थी कि एक उस क्लॉज के आधार पर इस तरह के प्रावधान लागू कर रहे हैं। भाई आपको संदेश ही देना था तो आप सबसे पहले उन 23 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाई राजस्थान में जो 10वीं पास नहीं है, 2 सांसद आपके 10वीं पास नहीं है। तो स्थितियां बताती हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो निचली इकाइयां हैं उन पर अपने अधिकार को या रौब गांठने के लिए ऐसे प्रावधानों को करके और उनके अधिकारों पर कुठाराघात करने की मंशा से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और हमारा विरोध तो सिर्फ इतना था कि भाई आप विचार कर लेते, विधानसभा में आते, आपके खुद के विधायक इसके खिलाफ है, आपको ढूंढे नहीं मिल रहे कई जगह तो ऐसे प्रत्याशी जिनको आप चुनाव लड़वा सके। तो सिर्फ कांग्रेस के आधार पर इसका विरोध करना और इसकी मजाक बनाना, मैं समझती हूँ लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है, क्योंकि आपका जो कुत्सित प्रयास है वो 80% आबादी को चुनाव लड़ने से वंचित कर रहा है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी की तो आश्रय इसलिए ली जाती है, गुहार इसलिए ली जाती है कि एक पूर्ण बहुमत से स्थापित पार्टी एक ऐसे निर्णय को लेकर के आ रही है जिसके माध्यम से समझ लेना चाहिए कि ग्रामीण इकाइयों का अपमान होने वाला है। उनकी जो मूल भावना थी कि हाशिए पे पड़े हुए जो लोग हैं उनको राजनीतिक पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करें, उसको ही समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने तो इसका मखौल बना लिया। इनके मंत्री जो है जिन पर की हम राजस्थान की जनता को गर्व करना चाहिए तो शर्मसार करने वाले वक्तव्य दे रहे हैं। तो सारी स्थिति बयां करती है कि इनकी जो रिफॉर्म्स को लेकर के नहीं है। हुआ है
तमाम बातों का जिक्र हुआ है और 12 तारीख का इंतजार आप सबको भी है और तमाम पंचायत में रहने वाले लोगों को भी है, पूरे राजस्थान को भी है। लेकिन अब तक जो कार्यवाही कोर्ट की तरफ से हुई है, अब तक जो सुनवाइयां हुई हैं, इस डिबेट में जिन बातों को लेकर हम आगे बढ़े, अमिताभ जी संपादक की टिप्पणी की तरफ बढ़ना चाहता हूं, क्या माना जाए आपकी संपादक की टिप्पणी आज के इस डिबेट में? कोर्ट क्या करेगा वो वही बात कहूंगा, तो कोर्ट का कलेक्टिव विजडम है जजेस का, वो उनको अधिकार है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा पठान साहब आपसे, ये कदम मेरी समझ कहती है कोर्ट क्वेश्चन करेगा, मेरी समझ कहती है, भविष्यवाणी नहीं कर रहा, जितनी छोटी बुद्धि मेरे पास है उतनी मेरी, मैंने जितने ऐसे केसेस देखे, कोर्ट के व्यवहार देखे, उसके आधार पर एक आकलन कर रहा हूं, बाकी तो जज साहब मालिक हैं। लेकिन ये कदम इतिहास में लिखा जाएगा दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और गरीब को सत्ता की भागीदारी से वंचित करने के षड्यंत्र के तौर पर, यह ध्यान रखिएगा। जिसके घर में रोटी नहीं खाने को, जिसके अम्मा बाप दूसरे के खेत में मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं, वो बेटे को कैसे 10वीं पास कराएंगे? फिर वो कभी चुनाव नहीं लड़ सकता आपके राज्य में ना। चुनाव वही चंद लोग लड़ेंगे जो संपन्न लोग हैं गांव के, दलित तो नहीं लड़ सकता। मित्र, ये दिल्ली और मुंबई के लोग नहीं हैं कि जहां ज्यादातर लोग 10वीं पास हैं। हमने देखा है राजस्थान, हम जानते हैं। आप लोग जमीन पर नहीं देखते क्या? पांव जमीन पर नहीं है क्या? ये नजर जमीन पर नहीं। हम कह रहे कांग्रेस हार जाएगी एक बार, खत्म तो नहीं हो जाएगी। और मान लो खत्म भी हो जाए, क्या कांग्रेस का खत्म होना या कांग्रेस का उत्थान हो जाना हिंदुस्तान के मुस्तकबिल से बड़ा सवाल है? राजस्थान के भविष्य से बड़ा सवाल कांग्रेस का भविष्य हो जाएगा या भाजपा का भविष्य हो जाएगा? हजारों भाजपा और हजारों कांग्रेस जन्म लेंगी और विलीन हो जाएंगी, लेकिन राजस्थान चलेगा, हिंदुस्तान चलेगा। ये बात नहीं समझ आती हमको। कभी मान सिंह राज किया करते थे, राणा सांगा राज किया करते थे, महाराणा प्रताप राज किया करते थे, आज वसुंधरा जी राज कर रही है। 2000 साल 200 साल बाद कौन राज करेगा किसको पता है? ऐसी खाई खींच कर मत जाइए कि गांव में जुम्मन चुनाव नहीं लड़ सके, आदिवासी चुनाव नहीं लड़ सके, ननकू चुनाव नहीं लड़ सके। क्या करना चाहते हैं? गांव में जो जूता गांठ रहा है ननकू, वो कैसे चुनाव लड़ेगा? ये भारत का लोकतंत्र है जिसने बिहार में जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनवा दिया, मुसहर प्रजाति का आदमी, भारत के सबसे पिछड़ी आदिवासी आदमी कैसा निकले इसकी गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन मैं इससे आह्लादित हो जाता हूं और भारत के लोकतंत्र के प्रति नमन करता हूं कि वो समाज के सबसे आखिरी छोर पर खड़े आदमी के भी सिर पर ताज रखता है। ये भारत का लोकतंत्र है। मुझे याद है, शायद अर्चना जी को याद होगा या उस वक्त छोटी होंगी तो नहीं स्मरण होगा, जब पहली बार मायावती उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी, रात में 2:45 बजे शपथ हुई, तो पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, वो वॉशिंगटन में थे। वहां वॉशिंगटन में लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये भारत के लोकतंत्र का मिरेकिल है, चमत्कार है। एक गरीब जाट परिवार में पैदा हुई बिटिया हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही। ये हमारा संविधान है जो अंबेडकर ने हमको सौंपा था। ये ताकत उसने दी गरीब को राजा बनाने की, अन्यथा जातियां राजा तय करती थी। माओ के गर्भ राजा तय करते थे, माओ के गर्भ राजा तय करते थे। रानी के गर्भ से जन्मेगा वही राजा होगा। यही तो लोकतंत्र है। आप इसको समाप्त करना चाहते हैं, फिर आजादी की लड़ाई बेईमानी हो जाएगी, संविधान बनाना बेईमानी हो जाएगा, इतनी लड़ाई, इतनी कुर्बानियां सब बेईमानी हो जाएंगी। दोस्त, किस दिशा में ले जा रहे हो राजस्थान को? आप ये प्रस्ताव पारित करते, मैं पक्ष में खड़ा होता आपके कि हमने ये प्रण लिया है कि 3 साल के भीतर राजस्थान में हर आदमी 10वां पास हो जाएगा और उसके बाद हम ये कानून लाएंगे, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो मुंह नहीं दिखाएंगे, तो मैं आपके साथ खड़ा होता। आइए इसको यूं कह लीजिए, इस बार इस निर्णय को वापस लीजिए, ये प्रतिज्ञा कीजिए कि 5 साल या 3 साल के भीतर पूरे राजस्थान को 10वीं पास करा देंगे। मैं इस निर्णय के साथ खड़ा हूंगा। लेकिन कोई गरीब छूटे नहीं, कोई दलित छूटे नहीं, कोई पिछड़ा और आदिवासी छूटे नहीं। आपने राजस्थान के आदिवासी इलाके देखे होंगे पठान साहब, हो सकता है आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन गुलाब जी ने देखे।
गुलाब जी ने देखे हैं, उनको पता नहीं लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं वहां। ये कांग्रेस की हार जीत का मसला है क्या? इतना छोटा मसला है? ये लाखों लोगों की जिंदगियों का सवाल है। और वो का जाने पीर पराई जाके पाउन फटी भिवाई। गरीब की संवेदनाओं को समझने के लिए गरीब भी संसद में रहे, विधानसभा में रहे, पंचायत में रहे, ये हमारे संविधान बनाने वालों की परिकल्पना थी। केवल वही लोग नहीं रहे जो बिलायत से कपड़े धुला के लाए, वही लोग हिंदुस्तान नहीं चलाए। इसलिए गांव का गरीब भी लोकसभा में पहली बार भी चुनाव हुआ तब भी चुन के पहुंचा 52 में। अगर आलसी मानसिकता के लोग होते तो पहली लोकसभा का कैलकुलेशन गूगल पर है, उठा के देख लीजिएगा। अगर आपकी सरकार होती तो माफ करिएगा 85% पहली बार चुनकर जो भारत के सांसद आए थे, आप लोग उनको चुनाव ही नहीं लड़ने देते। वो तो स्कूल गए नहीं थे, आजादी की लड़ाई में ही थे, बस खेती करते थे। लेकिन उनको भारत की समझ थी, और स्कूल जाने से भारत की समझ आती है या राजस्थान की समझ आती है, ये कम से कम मैं नहीं मान सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस ये रही है और कई बातें सामने आई हैं। इस बहस पर इस संपादक की टिप्पणी के साथ इसको खत्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे साथ इस डिबेट में शामिल रहने के लिए। सिलसिला जारी है खबरों का, बन रही है आप हमारे साथ।